हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सुधांशु भगत है और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि मैं कंप्लीट साइंस का पोर्शन लेकर के आऊँगा, तो यहाँ पे आज हमारा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैटर, राइट। और इस मैटर में जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक होगा उसको पूरा कंप्लीट वन शॉट में लेके आने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बार बार एक ही टॉपिक के लिए दो वीडियो क्लिक ना करना पड़े, राइट। अब थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, किसी किसी टॉपिक में 1.5 घंटा लग सकता है। तो हमको पेशेंस के साथ में बिल्कुल पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना है, ठीक है। भागना नहीं है मेरे प्यारे भाई, समय बहुत कम है, टाल मटोल बिल्कुल नहीं करिएगा। क्योंकि अभी जैसा आप देख रहे हो कि एक साइंस जो है पटवारी के क्षेत्र में है ना, अगर पटवारी के अगर हम इसमें देखें एग्जाम में, तो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है माना जाता है। अगर हमने तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर अप कर लिए तो यहाँ से हमारे 10-15 नंबर जो है कहीं नहीं जाते, राइट। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए और जो भी कंटेंट अपना तैयार हुआ है बिल्कुल प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुआ है। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए सारा कंटेंट आप लोगों के लिए जो है बनाया गया है। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिए कि आपका 95% जो स्कोर है मेरे प्यारे दोस्तों इसी कंटेंट से निकल के आएगा। आप खुद देखिएगा, आप मेरा कंटेंट यहाँ पे पढ़िएगा और उसके बाद कहीं से भी आप इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें से आप खुद पाएंगे कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम शुरू करेंगे किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, तो इसका हमारा आज जो है पहला लेक्चर होगा, जिसमें से हम यहाँ पे देखेंगे। 1 सेकेंड। ओके। तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों से क्या कि पदार्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, पदार्थ क्या होता है। तो आपने जैसा कि देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा होता है, राइट, चाहे वो हम किसी भी चीज़ों की बात करें, चाहे पत्थर की बात करें, जो हम खाना खाते हैं उसकी बात करें, पानी की बात करें, है ना, या फिर जो रेत के छोटे छोटे जो कण होते हैं हम उनकी बात करें, सभी के सभी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूँ तो मैटर होने के लिए दो चीज़ के रिक्वायरमेंट चाहिए। पहला, उसके पास कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। क्या भाई साहब, मैंने बोला मैटर क्या है, तो मैटर दैट हैज़ अ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप सपोज, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक लकड़ी का क्या लिया सर, एक टुकड़ा लिया, लकड़ी का क्या लिया, एक टुकड़ा लिया, राइट। ये लकड़ी का आपका टुकड़ा है। तो अब जैसे मान के चलो आप लकड़ी बेचते हो और मैं आपके पास लकड़ी खरीदने आया, तो मैंने आपसे कहा भैया मुझे लकड़ी दिखाओ। आपने बोला भैया आपको कितनी लकड़ी चाहिए, ये लकड़ी है, आप कितनी लकड़ी लोगे। मैंने बोला भैया एक काम करो, मुझे ना 5 kg लकड़ी चाहिए। कितनी केजी? 5 kg लकड़ी चाहिए। तो आपने बोला, आपने उसको मेज़र किया है ना, इसमें रखा यहाँ पे, और 5 किलो जो है मुझे लकड़ी दिया। तो मैंने 5 किलो जो लिया हूँ, 5 किलो जो लिया हूँ, मैंने क्या लिया हूँ सर, इस पदार्थ की मात्रा को लिया हूँ, इस पदार्थ की मात्रा को लिया हूँ, 5 किलोग्राम इस पदार्थ की मात्रा लिया हूँ, ठीक है। वैसे अगर मैं मान के चलो आपके पास में शक्कर लेने आता हूँ, शुगर लेने आता हूँ, तो आपके पास से मैंने जो है 1 किलो जो है शक्कर लिया। कितना लिया सर? 1 kg में शक्कर लिया। तो मैंने क्या लिया सर? शक्कर तो लिया है, लेकिन शक्कर किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है, तो मैंने उस पदार्थ की मात्रा को लिया है सर, इस पदार्थ की मात्रा को लिया है। तो ये जो पदार्थ की मात्रा का जो माप होता है ना, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, सर यही द्रव्यमान है। मैंने बोला सर इस लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, तो इस लकड़ी का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। इस शक्कर का द्रव्यमान कितना है, इस शक्कर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, राइट। ये बात समझ में आई। अब जैसे क्या होता है, अब कोई भी लकड़ी है, जैसे कोई भी पदार्थ है, जो वो पदार्थ क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो पदार्थ कहीं ना कहीं उसका वो स्थान घेरेगा, राइट, वो स्थान घेरेगा। जैसे मान के चलो कि सर ये एक मेरा लकड़ी का टुकड़ा है, राइट, ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, अब जैसे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, मान के चलो कि 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, राइट। अभी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अब मैंने इसको हटाया तो मैंने देखा सर इसने जो है ना इतना स्थान जो है ना घेरा हुआ था। अच्छा, अभी इस स्थान को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मुझे इसका, जैसे मान लो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि यदि आपको किसी मतलब वॉल्यूम अगर आपको पता करना होता है कि उसने कितनी जगह घेरा है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। अगर मैं इसका आयतन निकालूंगा तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू में हाइट। तो वन वन मीटर, वन क्या हो जाएगा? 1 × 1 × 1,
ये क्या है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस लकड़ी के टुकड़े ने ना 1 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरा है, या मैं कह सकता हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े का जो आयतन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में हमारे पास हमारी आंखों के सामने जितनी भी वस्तुएं हमें दिखती है सर, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे वो 5 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, या कुछ भी, है ना, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, या फिर वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, या उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसी को हम बोलते हैं पदार्थ यानी कि मैटर। तो आपको, मुझे लगता है कि आप जो है इस मैटर की पूरी डेफिनेशन को डिटेल में समझ चुके हैं कि सर मैटर क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे आप कुछ भी ले लो सर, भोजन की बात करो, पत्थर की बात करो, पानी की बूंद हो गया, रेत का कण, ये सब क्या है, पदार्थ है। लेकिन पदार्थ क्या नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए सर। पदार्थ क्या नहीं है, जैसे आपके इमोशंस, आपकी खुशी, आपके दुख, आपके दर्द, है ना, वो क्या नहीं है भाई साहब, वो पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ना तो कोई मास है और ना कोई वो स्थान घेरता है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम देखेंगे कि हमारा पदार्थ क्या होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सर, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या। हाँ, मैटर की सर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मैटर मैटर क्या होता है, मैटर किसी छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनता है। अभी जैसे हमने इस लकड़ी के टुकड़े की बात करें, तो सर ये लकड़ी का टुकड़ा किसका बना हुआ है, आप बोलोगे सर लकड़ी का बना है। अच्छा, अभी लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये लकड़ी भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। तो आप देखोगे सर, ये जो लकड़ी है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी है सर, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिल करके, अनगिनत पार्टिकल मिल करके एक लकड़ी का टुकड़ा बनाते हैं। तो हमने क्या कहा सर, हमने वहीं पहली बात यही कही कि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है सर, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, मेड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, पदार्थ बोलते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, एटम भी बोलते हैं, जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इन्हें क्या कहते हैं सर, हम एटम कहते हैं, राइट। अभी फिलहाल हम इसे पार्टिकल कहेंगे, कण ही कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पे अभी जो मैटर है, इस मैटर किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इनके मध्य में ना कुछ स्पेस भी होता है। क्या होता है सर, कुछ खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे छोटे 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 क्या है, इनके मध्य में क्या है, स्पेस है। जैसे हम कहेंगे जो कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, आप इस बात को अगर जस्टिफाई करना चाहते हो तो आप एक काम करो, क्या आप अपने घर में एक गिलास लो, एक गिलास में एक लेवल सेट करो, और उस लेवल तक के क्या करो, आप पानी भरो। अब क्या होगा, जनरली देखो क्या होगा, आप यहाँ पे चीनी डालोगे, या आप मान के चलो आपने यहाँ पे नमक डाला, तो क्या होगा सर, 2 चम्मच अगर आपने यहाँ पे चीनी डाला है, तो 2 चम्मच जो चीनी का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान ने जितनी जगह घेरा है, उसके हिसाब से इसका लेवल बढ़ना चाहिए, है ना। अगर उसका लेवल, जैसे 2 चम्मच हमने चीनी डाला है, तो चीनी डालने से पानी का लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पानी का लेवल नहीं बढ़ता। अब इसके पीछे का क्या कारण है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप पानी अब घर में जाके खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको मानो, अभी जो बता रहा हूँ उसको, ठीक है। अब जैसे हमने पानी में चीनी डाला, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा, तो फिर चीनी गई कहाँ, है ना, नमक गया कहाँ। तो सर जो चीनी है ना, वो चीनी कहाँ चली गई सर, ये जो वाटर है, वाटर भी छोटे छोटे, आपको पता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। वाटर भी छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। और जैसे कि मैंने कहा कि इन पार्टिकल्स के मध्य में क्या है सर, गैप है, इन पार्टिकल्स के मध्य में रिक्त स्थान है। तो ये जो रिक्त स्थान है ना, यहीं आकर के जो है इस शुगर के पार्टिकल, इस नमक के पार्टिकल, यहीं इसी रिक्त स्थान में आकर के क्या हो गए सर, अपनी जगह बना लिए। इससे आप क्या सीखे भाई साहब, अगर दूरी ज़्यादा होगी ना, तो बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, राइट। ये बात आप ध्यान रखना, इसलिए भाई साहब अपने कभी दूरी ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे समझे। तो यहाँ से हमें एक बात चीज़ समझ में आई कि सर हमने इस एक्सपीरियंस में, देखो आपको जो है ना एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अगर आप एग्जाम्पल ध्यान रख गए ना, कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, तो कंसेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। 2 चीज़ हो गई सर, 2 प्रॉपर्टी हमने देख ली है सर, 2 भौतिक गुण हमने देख लिए, किसके, पदार्थ के। सर ये पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं हम, पदार्थ के गुण यानी कि पदार्थ की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जो पदार्थ की तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है सर, जो पदार्थ जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिला हुआ है ना, या जो छोटे छोटे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है, वो पार्टिकल असल में क्या करते हैं सर, उनके पास में ना कुछ गति होती है, वो रैंडम मूवमेंट करते हैं सर, वो इधर के उधर भगते रहते हैं, ठीक है। उनके पास में क्या होती है सर, गति होती है, निरंतर गति करती। अभी गति किसके कारण होती है, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई फिजिक्स में, जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो गति करता है,
जो गति करता है उसके पास में क्या होती है, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होती है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल हो, अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु, यदि वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सर इन पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है? तो आप बोलोगे हाँ, क्यों होती है सर? क्योंकि ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो राइट, वही वाली कहानी, अब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इनके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये बात आपके लिए समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि इनके पास मूवमेंट होता है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब जैसे आपके घर में अगरबत्ती जली, आपके घर में अगरबत्ती जली एक कमरे में, पूजा वाले कमरे में, तो आपने देखा सर अगरबत्ती से क्या निकला सर, स्मोक निकला। और स्मोक क्या है, एक गैस है ना, गैस। गैस और गैस भी क्या है सर, एक पदार्थ होता है। चाहे वाटर वेपर की बात करो, चाहे एयर की बात करो, वो भी क्या है सर, एक पदार्थ है। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अभी जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के पास में क्या है सर, इन पार्टिकल्स के पास में मूवमेंट है, मतलब गति करते हैं। इनके पास में जो है काइनेटिक ऊर्जा है। अब मैंने आपसे कहा अगर उनके पास काइनेटिक ऊर्जा है तो वो गति करते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि सर वो गति कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे अगरबत्ती जलाए, आप दूसरे कमरे में हो, सर इस कमरे से स्मेल दूसरे कमरे में कैसे चलेगी? सर इसका रीजन यही है कि ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से मूवमेंट करते 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 आपके कमरे तक आ गई है हवा। और ये जो गैस आपके कमरे तक आई है, किस कारण से आई है? क्योंकि इनके पार्टिकल के पास में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब यही जो मूवमेंट अगर हम सॉलिड में बात करें ना सर, सॉलिड में, तो सॉलिड में ये मूवमेंट बहुत स्लो होता है। वो धीरे धीरे वहीं अपने स्थान में ऐसे स्लोली स्लोली कंपन करते हैं, है ना, वो वहीं पे कंपन करते हैं। और दूसरी चीज, यदि मैं इस किसी भी मतलब पदार्थ को, जैसे मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है या फिर मेरे पास एक मान के चलो लोहे का डब्बा है, अब मैंने उसको क्या किया सर, हीट किया, बहुत तेज हीट किया। हीट करूंगा, टेम्परेचर क्या होगा सर, बढ़ेगा। और एक बात है आप याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है सर, बढ़ती है। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करूंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो मैंने आपसे अभी अभी कहा, यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है, उनके बीच की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनका जो मूवमेंट है यानी कि उनकी स्पीड वो भी बढ़ जाती है। तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, जैसे हम हीट देते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, देन उसके बाद स्पीड भी बढ़ जाती है ना। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप समझो। जैसे आप अपने घर में खाना देखते हो, खाना पक रहा होता है, जब खाना पक रहा होता है, जब हम उसे हीट देते हैं तो सर खाने का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब यहाँ पे जो लिक्विड है सर, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में। तो जब यहाँ पे जो टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने के पास में जो वेपर होते हैं सर, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये रैंडम क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये मूवमेंट करते हैं, इसलिए तो आप पता कर पाते हो मेरे प्यारे भाइयों, दूर से क्या पता कर पाते हो, दूर से कि फलाने के घर में फलाना वाला खाना बन रहा है। ठीक है, ये कैसे पता कर पाते भाई, आप सूंघ के बता देते हो कि कौन सा खाना बनने वाला है। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो ये वेपर के जो पार्टिकल है ना, इनके बीच में गति होती है, और ये छोटे छोटे कण जो है आपके नाक तक घुस रहे हैं, और आप पता कर पा रहे हो कि भाई साहब क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। राइट। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों की ये वाली चीज भी आपको जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है सर, अगली प्रॉपर्टी बोलती है, अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है मेरे प्यारे मित्रों, वो ये बोलती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं सर, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब पैसा भी, जैसे कोई पदार्थ है, जैसे मैंने आपको कहा एक लकड़ी है, ये लकड़ी क्या है सर, एक पदार्थ है। तो इस पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एकदम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और उसी आकर्षण के कारण ये सभी के सभी एटम जो है ना, एक साथ इकट्ठा आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी आकर्षण के कारण जो पूरे एटम एक साथ इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। अगर आकर्षण नहीं होता तो सोचो ये पार्टिकल कहीं और भाग रहा होता, ये पार्टिकल कहीं और भाग रहा होता, तो भाई साहब ये लकड़ी का टुकड़ा बन ही नहीं पाता। लेकिन क्या हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स ने इन सभी पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखा हुआ है। राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्या होता है, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। राइट। तो अगर पहले तो मैं इसके तीन जो आइडियल एग्जांपल है मैं वो देता हूँ आपको। जैसे आप अगर हवा में अगर हाथ फेरते हो, राइट, जैसे क्या है, वेप मतलब एयर है, सॉरी एयर है, ठीक है, आप एयर में वहाँ पे ऐसे हाथ फेरो,
तो आप इजीली हाथ फेर जाओगे। अभी आप अपना हाथ फेर का देखो एयर में, इजीली फेर मतलब जो है अपना हाथ को ऐसे मतलब एयर फेर कर लोगे, कहीं भी इधर उधर ले जा लोगे, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सर लिक्विड में एक बार थोड़ा सा हाथ घुमा के आना, जब आप लिक्विड में हाथ घुमाओगे ना तो आपको थोड़ी सी एनर्जी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल है ना, इनके मॉलिक्यूल इनके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है, तभी तो आप उस पानी को अलग कर पाओगे। जब तक अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा नहीं आप अलग नहीं कर पाओगे। और जैसे आपने इसके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ा, पानी अलग हो जाएगा। और आप क्या करोगे सर, पानी को ऐसे मतलब घुमा लोगे, पानी में अपना हाथ घुमा लोगे इजीली। लेकिन वहां पे आपको थोड़ी सी एनर्जी लग रही होगी, आप नोटिस करोगे आपको एनर्जी लगेगी। अब वो एनर्जी क्यों लग रही है सर? वो एनर्जी लग रही है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन फोर्स है ना उसको तोड़ने के लिए लग रही है, राइट। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ सर एक काम करो, आपने एक बर्फ का टुकड़ा ले लो जो कि सॉलिड है, राइट। ये क्या था? गैस था। ये क्या था? लिक्विड था। अभी क्या है सर? सॉलिड है। अब सॉलिड में हाथ करके दिखाना जरा। भाई साहब आपका हाथ टूट जाएगा, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स के मध्य इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये बहुत जोर से एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या अपने हाथ को फेर ही नहीं पाओगे, पहली बात। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका सॉलिड का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या बात समझे? आप एक बात समझे कि सर जो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है? ज़्यादा होता है। लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कंपैरेटिवली सॉलिड के थोड़ा कम होता है। एंड गैस में अगर हम बात करें तो गैस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर नजर आते हैं, इस तरीके से दूर दूर नजर आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर डिस्टेंस में रहते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स है कंपैरेटिवली जो है गैस के थोड़े से पास में रहते हैं। इसलिए आप देखोगे इसके जो पार्टिकल है वो भी हल्के दूर रहते हैं, मतलब ज्यादा दूर नहीं रहते परंतु हल्के दूर रहते हैं। अगर आप सॉलिड के पार्टिकल देखोगे तो भाई सॉलिड के पार्टिकल तो ऐसे चिपके 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 रहते हैं। उनके बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण वो एक दूसरे को बहुत तेजी से जकड़ के एकदम बहुत मजबूती के साथ में जो है पकड़ के बैठे रहते हैं कि उनको तोड़ना भी जो होता है वो कैसा हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल होते हैं जिनके मध्य बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, कुछ में बहुत कम होता है। एग्जांपल जैसे चाक, चौक जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है उसको आप इजीली तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल में ज्यादा दम नहीं है। लेकिन आप आयरन के पार्टिकल की, आयरन के एलिमेंट को तोड़ के दिखाओ या आयरन के कोई पदार्थ को तोड़ के दिखाओ, भाई साहब हाथ टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। तो भाई साहब ये देखो, ये सारी चीजें देखो कंसेप्चुअल है, ठीक है। आपको ये सीखना है, रटना नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। आप एग्जाम्पल्स के साथ है, मैंने इतना सा क्यों लिखा, मैं यहाँ पे लंबी 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 डेफिनेशन भी लिख सकता था। भाई डेफिनेशन लिख के आपको एग्जाम क्लियर नहीं करना है, कंसेप्ट सीख के एग्जाम क्लियर करना है आपको, ठीक है। एक बार कंसेप्ट सीख गए ना, बस आप छोटे छोटे चीज का रिवीजन करो ना यार। इसको रिवीजन करने आओ कितना टाइम लगेगा मेरे को बताओ। भाई इसको आना है, इसको पढ़ना है, इसका क्या कंसेप्ट था, इसके क्या एग्जांपल्स थे, आपको रिकॉल करना है, इसके क्या एग्जांपल थे रिकॉल करना है, इसके क्या एग्जांपल थे रिकॉल करना है, और आपको पूरा हो गया डिटेल में। आपको क्या आपको वो पसंद है कि भाई लंबी लंबी डेफिनेशन पढ़ो फिर उसके बाद में वहां से क्या करो, फिर वो याद, फिर कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरी लाइन को याद करने को, भाई कोई मतलब ही नहीं होता पूरी लाइन याद करने से, वो नहीं पूछता, ठीक है। नॉर्मल चीजें पूछेगा, कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने जो पढ़े ना, इसमें क्या पूछ लेगा भाई साहब, वो इतना पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि जो किस में, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है? आप बताओगे किस में होता है? भाई सॉलिड में होता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है? हमने अभी पढ़ा सॉलिड में होता है। अब सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है? सर गैस में होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे जैसे पूछ लेगा सर निरंतर गति कौन से, मतलब कौन सी अवस्था में, पदार्थ की कौन सी अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा गति करते हैं, तो आप देखोगे कि जो गैस अवस्था है, गैस गैस इनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप देखोगे जैसे अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल लिया हमने सर, है ना, जलाए, यहाँ पे जलाए नहीं की स्मेल वो उधर चले गई, है ना। आपने देखा कि खाना बन रहा है हमारा और यहाँ से वेपर निकल रहा है और स्मेल चले गई उतने दूर में, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा। अब इसका वाइस वर्सा, यहीं से आप कॉन्सेप्ट, यहीं से आप सीखो, कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? अगर इनकी गति तेज है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा सर कौन सी पदार्थ की कौन सी अवस्था में काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है? तो गैस में होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होगी। और वहीं हमारे जो सॉलिड है उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल वहीं 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 कंपन करते हैं, ज्यादा दूर भाग नहीं पाते, ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कंपेरेटिवली कम होगी। तो ये बात आप समझो। ये कंसेप्ट आप जिस दिन पकड़ लिए ना मेरे प्यारे भाई, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कभी मतलब पीछे नहीं हटोगे, ठीक है, आगे ही बढ़ोगे हमेशा। लेकिन अगर रट्टाफिकेशन का काम किए आपने ना भाई, आज रटोगे कल भूलोगे, आज रटोगे कल भूलोगे।
ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे पदार्थ की अवस्था के बारे में। सर पदार्थ जो है ना ये अलग अलग अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पे वाटर को ही अगर हम ले लो, क्या हमको वाटर केवल एक ही स्टेट में हमको मिलता है कि नहीं सर? हमको कभी ये सॉलिड में मिलता है ना, तो ये कभी हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, कभी लिक्विड में मिलता है, कभी सॉलिड में मिलता है, तो कभी हमें इसे क्या मिलता है सर? गैस यानी वेपर में मिलता है, बोले तो गैस अवस्था में मिलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सर अलग जो पदार्थ है जो हमें अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई दे सकता है, या तो वो सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड में हो सकता है, या गैस में हो सकता है। तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, इनके बारे में क्या ही जानोगे आप लोग हैं। आपने सॉलिड में क्या बर्फ आइस के टुकड़े को नहीं देखा है? क्या आपने तरल में पानी के बूंदों को नहीं देखा है? पानी द्रव्य को नहीं देखा है सर? हैं, गैस वेपर को नहीं देखा है आपने? यही तो इसके एग्जाम्पल है मेरे प्यारे मित्रों। हाँ, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो वो है प्लाज्मा, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर प्लाज्मा क्या होती है? देखो मुख्यतः जो है ना, हमारे हम जो एनसीईआरटी में या फिर हम जो जनरल हम साइंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो हम देखते हैं कि मुख्यतः तीन ही प्रकार की अवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी? एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आज का जो मॉडर्न साइंस है वो दो अवस्थाओं को और मानता है। वो कौन कौन सी अवस्था है सर? एक है प्लाज्मा, और एक हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर प्लाज्मा क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को, है ना, किसी भी पार्टिकल को जो सॉलिड में है उसको जब हम हीट देते हैं सर, उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है सॉलिड का, तो वो मेल्टिंग पॉइंट आता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अब जब हम लिक्विड को हीट देते हैं और जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। और जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वेपर को हम जब हीट देते हैं सर, है ना, तो वेपर को जब हम हीट देते हैं एक लिमिट में, कितनी सर? 2000 डिग्री। यदि हम 2000 डिग्री से ऊपर यदि हम किसी गैस के पार्टिकल को हीट दिए ना, कितने सर? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी गैस के पार्टिकल को हमने हीट किए तो क्या होगा सर? ये जो गैस जो है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो होगा क्या, ये जो गैस के जो पार्टिकल है, यानी उसका अगर मैं एक एटम को बाहर निकाल के ला लूँ तो मैं देखूंगा सर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और जो बाहर होते हैं सर वो कौन होते हैं? तो बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 1 सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छे से बना के समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप अगर इसका एक एटम को यहाँ पे उठा के लेकर के आते हो, तो एटम के अंदर क्या होता है सर? प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ जो क्या रहते हैं सर? ऑर्बिट होते हैं, और उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर घुमा, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। किसके? इसके न्यूक्लियस के। लेकिन क्या क्या होता है, जब हम किसी गैस के पार्टिकल को 2000 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है सर? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हल्के होने के कारण अपने पदार्थ को, या सॉरी अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है। बोलता है भाई मुझसे तो इतनी गर्मी सहन नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है सर, ये क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, अपने एटम को छोड़ देते हैं। और जब भी ऐसी अवस्था आती है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर चला जाए, तो वैसी अवस्था में हम गैस को बोलते हैं सर ये प्लाज्मा स्टेट में जा चुकी है। जो गैस है वो अपनी प्लाज्मा अवस्था में जा चुकी है। अब इसके मैं एग्जांपल की जैसे मैं बात करूंगा तो इसके एग्जांपल में जैसे कौन सी, जैसे आप देखोगे जो बिजली हमारी कड़कती है, ठीक है, तो जब बिजली चमकती है तो बिजली जो है वो इसी प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। आप सन की अगर बात करोगे, सूर्य की, तो सूर्य में भी जो है सर इसी तरह की कुछ फिनोमिना या घटना घट रही है कि वहाँ पे जो भी गैसेस जो जल रही है वो सभी जली हुई गैसेस, या हम कह सकते हैं कि वो हाई टेम्परेचर में सारी गैसेस होती है, जिसकी वजह से जो सन है सर उसकी जो चमक है वो भी एक प्लाज्मा की तरह ही भांति दिखाई देता है। या हम बात करें सर, अगर हम कोई वेल्डिंग करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो हमें क्या चिंगारी महसूस होती है? तो सर वो चिंगारी क्या है सर? वो प्लाज्मा की एक अवस्था है। और मेरे प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन भी आया है कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था पाई जाती है? पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो भाई प्लाज्मा अवस्था, जो कि 99% जो भी है ना, मैटर की जो 99% जो स्टेट्स है वो किस अवस्था में पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। ये चौथी अवस्था मानी जाती है। एक अवस्था होती है मेरे प्यारे मित्रों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है सर? ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे क्या किया
सर यहाँ पे हमने जब हीट दिया तो लिक्विड में गया, फिर हीट दिया तो ये वेपर में गया, और हमने 2000 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया तो प्लाज्मा में चला गया। अब इसका उल्टा करो, अब प्लाज्मा को जैसे आप कूल डाउन कर रहे हो, तब प्लाज्मा को कूल डाउन करो तो गैस में आएगा। अब जो गैस को आप ठंडी करोगे तो वो लिक्विड बनेगा, और जब आप लिक्विड को और ठंडा करोगे तो ठोस बनेगा। अब क्या ठोस के बाद उसको और ठंडा किया जाएगा क्या? हाँ, कर सकते हैं, जितना करना है कर सकते हैं, एक लिमिट तक। अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे अगर किसी सॉलिड को मान लो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना अगर हमने किसी पदार्थ को अगर हमने ठंडा किया तो क्या होगा सर? अगर किसी पदार्थ को हमने इस टेम्परेचर पे अगर हमने उसको किसी पदार्थ को कूल डाउन किया तो क्या होगा सर? जो मैटर है ना, मैटर, उसके जो कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं सर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि सर उनके बीच में जो कणों के जो बीच में जो मूवमेंट है वो नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा मतलब वो रेस्ट की स्थिति में आ जाएंगे, रेस्ट की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसी अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, जहाँ पे पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। अब ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है सर, इसी को हम 0 डिग्री केल्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री केल्विन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करने के लिए हमें पदार्थ को कितने डिग्री तक के कूल डाउन करना होता है? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें उसे ठंडा करना होता है। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि पदार्थ की मुख्य 4 अवस्थाएं, तो इसको काट के आप 3 कर लोगे। क्या कर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों? इसको काट के 3 कर लोगे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगी। सब पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती है, जिसमें से मेन 3 अवस्था होती है, और 2 जो है आज की डेट में डेवलप्ड अवस्थाएं, या फिर बोल सकते हैं कि सर इसको जो आज का मॉडर्न साइंस है वो अलग 2 अवस्था हम लेके चलते हैं, लेकिन जो मुख्य अवस्था है वो 3 ही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर विभिन्न अवस्था में कण पाए जाते हैं, राइट। अब जैसे अलग अलग अवस्था में क्या होते हैं? कण पाए जाते हैं। तो उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम ये जान पाते हैं कि कोई पार्टिकल कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं सर? वो सॉलिड बना रहे हैं, क्या वो लिक्विड बना रहे हैं, क्या वो गैस बना रहे हैं? अब जैसे अगर हमें कोई पार्टिकल बिल्कुल अरेंज्ड अवस्था में दिखे, या एक ग्रिड सिस्टम में एक बिल्कुल शानदार सा एक लाइनिंग पैटर्न में, मतलब एकदम बेहतरीन सा अच्छे से एक साथ लाइन बाय लाइन एडजस्ट होकर अगर सेटल्ड है, तो समझ लो ना वो क्या है सर? सॉलिड के पार्टिकल है। और इनके पार्टिकल के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल के बीच में अगर हम देखेंगे सर, तो इनके पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो भी कम होता है। और तीसरी बात हम देखेंगे सर, इन पार्टिकल के मध्य में जो मूवमेंट है सर वो भी कम होता है। ये सीधे क्या करते हैं? कंपन करते हैं, राइट। अब हम वही लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो हल्का कंपेरेटिवली सॉलिड के कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा होता है। इनके बीच में जो सर अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मोमेंट भी हम बात करेंगे तो सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो सर गैस में क्या होता है सर? बिल्कुल अलग होता है। गैस में क्या होता है सर? उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मतलब 2 पार्टिकल के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। तो जो 2 पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो गैस में होती है सर बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। और इनके बीच में जो कणों के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वही सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो जो गैसीय अवस्था है सर, इसी में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों पाई जाती है? क्योंकि सर जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना, उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। याद रखना, उसमें क्या होता है सर? मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी लगातार जो है क्या करते हैं ये? गतिशील करते रहते हैं। मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब मूवमेंट ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, इसलिए हम बोलते हैं कि पदार्थ के कणों में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट करते रहते हैं। और एक और बात क्या होता है सर, ये मूवमेंट जब ज़्यादा होता है ना, तो ये ऐसे इस तरीके से देखो, इस तरीके से जो है ये प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो है इसकी दीवारों पे या सतहों पर क्या करते हैं सर? ये प्रेशर जनरेट भी करते हैं, याद रखना। ठीक है। तो ये हमने बातें को जानी कि उनके जो पार्टिकल है, जैसे गैस के पार्टिकल देखेंगे हम दूर दूर होते हैं, इसलिए हम समझ जाते हैं कि सर ये किसके पार्टिकल है, गैस के हैं, सॉलिड के हैं या लिक्विड के हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे सर
ये अंतर किसके कारण, मतलब अगर पूछा जाए कि सर ये मतलब जो जैसे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो इस पर सिंपल सी बात है, उनके बीच की जो दूरी में जो अंतर होता है ना, किसके, कणों के बीच की दूरी में, ठीक है, जो अंतर होता है उनसे हम जो है अलग अलग अवस्थाओं को जान पाते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे सर फिजिकल क्लासिफिकेशन की। अच्छा, भौतिक वर्गीकरण हमें पढ़ना है, किसका भौतिक वर्गीकरण पढ़ना है, सर पदार्थ का। देखो पदार्थ का वर्गीकरण हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में क्या है सर, एक पदार्थ है, तो पदार्थ की हम दो तरीके से उसको वर्गीकृत करते हैं। एक करते हैं सर उसका भौतिक तरीके से, मतलब भौतिक रूप से, राइट, यानी कि फिजिकल, भौतिक रूप से हम एक तो उसका वर्गीकृत करते हैं, और दूसरा हम करते हैं उसको रासायनिक रूप से। एक होता है हमारा रासायनिक रूप से, और एक होता है हमारा, मतलब होता है हमारा भौतिक रूप से, मतलब एक केमिकली हम उसको क्लासिफाई करते हैं, और एक हम उसको फिजिकली जो है मतलब उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि सर ये जो हमारा पदार्थ है वो बेसिकली तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। एक अवस्था है हमारी सॉलिड, एक अवस्था है हमारी लिक्विड, और एक अवस्था है हमारी गैस। तो हम इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि सर सॉलिड जो है वो सॉलिड की आकृति कैसी होती है, सर सॉलिड का आयतन कैसा होता है। कहने का मतलब है, क्या बाह्य बल लगाने पर अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो क्या उसका जो शेप है, उसका जो शेप है वो निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, यानी कि उसके शेप में कोई परिवर्तन आता है क्या। अगर आप ऐसे उदाहरण से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे समझोगे। जैसे आपने घर बनाने वाली ईंट को लेकर के आया, अब आपने यहाँ पे इस ईंट को थोड़ा सा धक्का लगा के यहाँ से इधर खसका दिया, तो मुझे बताओ कि इसकी अवस्था में कोई बदलाव आया क्या। सर आप बोलोगे सर कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब इसका जो शेप है, उसका जो साइज है, सर बाह्य बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब कोई चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो सर वो कैसी होती है, फिक्स होती है। अगर वो फिक्स है तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर, डेफिनिट होती है, यानी कि वो उसका जो साइज है वो कैसा है, निश्चित है। वहीं अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो सर देखो उसके वॉल्यूम में भी कोई वही कहानी है कि पहले वो जितना स्थान घेरा करता था, आज भी वो उतना ही स्थान घेरा करता है। बस हमने उसको तोड़ा फोड़ा ना हो, और तोड़ फोड़ के अलग ना किया हो। तोड़ भी दिया हो तो चलेगा, लेकिन स्थान तो वो उतना ही घेरेगा। सर उसके दोनों टुकड़े का स्थान मिला भी लोगे तो उतना ही घेरेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड वस्तु है ना, उसका जो स्थान, जब वो कल भी जो इतना स्थान घेरा था, आज भी वो उतना ही स्थान घेरेगा। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है सर, फिक्स होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से लिक्विड में अगर हम बात करेंगे तो सर लिक्विड में देखो, लिक्विड में मान लो एक गिलास आपके पास में क्या है सर, पानी रखा हुआ है, राइट। एक गिलास पानी रखा हुआ है, कितना सर, एक गिलास पानी रखा हुआ। अपने आपने इसको क्या किया सर, एक बड़े वाले कंटेनर में उड़ेल दिया, तो क्या ये एक गिलास पानी कम हो जाएगा क्या, सर नहीं होगा। जहाँ एक गिलास पानी बस इतना है कि यहाँ भरा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे पानी तो एक ही गिलास रहेगा ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अगर 1 मीटर क्यूब वाटर है तो यहाँ पर भी 1 मीटर क्यूब ही वाटर रहेगा, बस इतना है। क्या कंटेनर बदला है सर, पानी का जो आयतन है वो तो सेम रहेगा। इसका मतलब सर लिक्विड का जो आयतन होता है ना, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पे देखो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ना वो कैसा होता है, निश्चित होता है, डिफाइनाइट होता है। लेकिन अच्छा उसके शेप की बात करोगे, सर आपने क्या किया, यहाँ पे ना एक गिलास में पानी रखा था और यहाँ पे बड़े कंटेनर में पानी रखा था, तो जो छोटी गिलास का जो शेप था सर उसका शेप ले लिया था वाटर ने, है ना। फिर हमने देखे सब बड़े कंटेनर में डाल तो बड़े कंटेनर का शेप ले लिया था उसने। मतलब उसका जो शेप होता है ना सर वो फिक्स नहीं होता। किसका, लिक्विड का शेप में परिवर्तन होते रहते हैं टाइम टाइम पे। उसको आप जैसे यूज करोगे, जिस कंटेनर पे डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो है सर उसके आकार में परिवर्तन होते रहता है। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो इसका सर कोई माई बाप नहीं होता। कहने का मतलब है सर ये अनिश्चित होता है ना, आवारा लफंगा समझ लो, है ना। ये अगर इसके हम शेप की बात करेंगे तो सर इसको जैसे बर्तन में डालोगे, जैसा रखोगे वैसा रह लेगा बेचारा, कोई तकलीफ नहीं। बोलेगा सर मुझे सिलेंडर में डाल दो, मैं सिलेंडर का आकार ले लूंगा, मुझे मटके में डाल दो, मैं मटके का आकार ले लूंगा। मतलब उसका शेप के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेप आप जैसे शेप में रखोगे वैसा वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि उसका शेप कैसा है सर, अनिश्चित है ना। जिस यहाँ डालोगे कुछ और होगा, ऐसे वाले कंटेनर में डालोगे तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा। मतलब देखो सेम निश्चित है कि एक जैसा है कि नहीं, अलग अलग है, तो इसलिए हम बोलते हैं सर अनिश्चित है। आयतन की बात करेंगे सर, आयतन भी देखो ना, अगर आप एक सिलेंडर में रख रहे हो तो केवल सिलेंडर जितनी जगहों का आयतन वो घेरेगा, मतलब सिलेंडर जितनी जगहों का स्थान वो घेरेगा। लेकिन आप इसको कमरे में डाल के देखो, एक अच्छे से बड़े कमरे में,
पूरे कमरे भर ही गैस फैल जाएगी। मतलब इसका आयतन भी अनिश्चित है भाई, इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि वो जितना आयतन यहाँ ले रहा था उतना यहाँ नहीं, वो घेर लेता है, जितना चाहे मर्जी उसका वो आयतन अपना ले लेता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं सर एलपीजी गैस के बारे में, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एलपीजी गैस, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप लिख लो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है सर? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिख लिया सबने? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बोलते हैं इसको तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, राइट। अब इसमें दो प्रकार की गैस होती है मित्रों। कौन कौन सी? एक होती है ब्यूटेन और एक होती है हमारी कौन सी? प्रोपेन। ठीक है, एक होती है ब्यूटेन और एक होती है प्रोपेन। अब क्या होता है, ये जो दोनों गैस होती है ना ये जो दोनों गैस होती है ना सर, ये रंगहीन होती है। कैसी होती है सर? रंगहीन। और कैसी होती है? गंधहीन। रंगहीन और गंधहीन दोनों होती है। रंगहीन गंधहीन का मतलब सर ना तो इसका कोई रंग कलर होता है, ना ही कोई स्मेल या कोई गंध या कोई सेंट कुछ नहीं देती। अच्छा, तो फिर आप बोलोगे सर हमारे घर की गैस तो सर वो गंध मारती है। तो भाई साहब वो इसलिए मारती है क्योंकि हम इसमें एक चीज और मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं सर? इसमें हम मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं सर? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। अब ये एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाते हैं सर? ये गंध के लिए मिलाते हैं। अच्छा, हमको गंध क्यों चाहिए सर? गंध अरे तो गंदी गंदी बस आती है, हमको क्यों चाहिए सर? गंदी क्यों चाहिए सर? वो इसीलिए चाहिए क्योंकि कहीं क्या होता है, लीक हो जाती है। जब गैस लीक हो जाती है तो उससे दुर्घटना होने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। अब जब दुर्घटना हो जाती है तो बहुत क्षति होती है। तो हम नहीं चाहते कि दुर्घटना हो, तो हम चाहते हैं कि अगर जब भी लीक हो ना तो हमें किसी संकेत के माध्यम से पता चल जाए। सर जब लीक होगी तो गंदी स्मेल करेगी, जब गंदी स्मेल करेगी तो हम पता चल जाएगा कि सर गैस लीक कर रही है, इसीलिए हम इस एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, राइट। ये समझ में आया। अब जो ऑक्सीजन गैस होती है, आप देखोगे ऑक्सीजन गैस ये अस्पतालों में यूज होती है। जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ऑक्सीजन गैस दिलवाते हैं और इसी को हम जीवन रक्षक गैस के नाम से हम जानते हैं। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग कहाँ होता है सर? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग आप देखोगे अक्सर शहरों में या गाँव में। आजकल कौन सी गाड़ी आ गई सर? सीएनजी से चलने वाली गाड़ी आ गई है। अब गाँव में तो भैया सीएनजी होता नहीं है, तो शहरों में अधिकांश से चलती है चीज़ें। तो वाहनों में जो है ईंधन के रूप में जो है इस मतलब सीएनजी को यूज़ किया जाता है। इसमें कौन सी गैस होती है सर? मीथेन गैस होती है। आप शहरों में देखोगे ना तो जैसे कुछ ऑटो वगैरह या कुछ ऐसे छोटे वाहन हैं जो कि इसमें सीएनजी के द्वारा चलाए जाते हैं, या कार भी जो है वो सब सीएनजी के द्वारा चलती है, राइट। आगे हम बात करेंगे सर। अच्छा ये बताओ सर कि क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो उसमें क्या प्रेशर यानी कि दाब का कोई प्रभाव होता है क्या? हाँ, दाब का प्रभाव क्या अवस्था के परिवर्तन के लिए मतलब अवस्था के परिवर्तन में होता है क्या? तो बिल्कुल होता है मेरे प्यारे मित्रों। यदि मान के चलो, जैसे देखो आपको पता है कि गैस के जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वो गैस अवस्था में होते हैं। ये बात आपको पता है? हमने बोले सर हाँ हमको पता है। फिर हमने क्या किया? एक काम किया, हमने इस पार्टिकल को है ना, इस गैस को किसी कंटेनर में क्या किया सर? स्टोर किया। फिर उसको हमने क्या किया सर? यहाँ से देखो पिस्टन के माध्यम से इसको हमने कंप्रेस किया। जब हमने कंप्रेस किया तो जो गैस के पार्टिकल वो जो दूर दूर थे ना वो अब थोड़े पास पास हो गए। और आपको पता है जब गैस के पार्टिकल थोड़े पास पास हो जाते हैं तो क्या होता है सर? वो गैस गैस न रह के काय में कन्वर्ट जाता है, वो गैस गैस न रह के सर लिक्विड बन जाता है। अच्छा, अगर मान के चलो हमने इसको थोड़ा कंप्रेस्ड कर दिया और इसी दौरान हमने क्या किया सर? इसी दौरान अगर हम इसके टेम्परेचर में कमी कर दें, दो चीज़ करें। एक तो यहाँ पे प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिए और प्लस क्या करें? टेम्परेचर में कमी कर दिए। जब हम ऐसा करते हैं तो सर ये लिक्विड जो है ना ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है। कौन से अवस्था में चला जाता है? सॉलिड अवस्था में चला जाता है। तो यहाँ वही बात बोल रहा है कि इस दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से जो गैस है ना, जो गैस है जैसे दाब हम बढ़ाते जा रहे हैं और जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा कम करते जा रहे हैं इसी दौरान, है ना। तो इस समय क्या हो रहा है सर? तरल जो है, देखो गैस तरल में बदल जाता है। अभी गैस जो है तरल में बदल जाता है और जो तरल है वो सर सॉलिड में बदल जाता है, अगर हम यही प्रक्रिया दोनों के साथ करते हैं तो, राइट। अब इसी में आपने देखा होगा सर सॉलिड CO2 के बारे में। अब मैं सॉलिड CO2 के बारे में आपको बता देता हूँ। सॉलिड CO2 क्या होता है सर? हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक प्रकार की गैस है जिसे हम बोलते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये समझ लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संपीड़ित कर रहे हैं। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में
और लो टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, जब उसको बहुत बहुत तेज प्रेशर देते हैं और उसका टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो सर वो गैस अवस्था से एकदम सॉलिड अवस्था में चले जाती है, गैस अवस्था से सॉलिड अवस्था में चले जाती है। और जब देखो प्रेशर हमने बहुत कम कर दिए, कितना कम कर दी सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी, मतलब सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा हमने इसको प्रेशर दिए, बहुत ज़्यादा दाब दिए, है ना, बहुत दबाव में इसको रखे, बहुत प्रेशराइज, मतलब एक तरीके से बहुत प्रेशर में हमने इसको रखे। समझ लो ये CO2 गैस है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं सॉलिड CO2 की। तो ये CO2 सॉलिड CO2 में कैसे परिवर्तित हुआ सर, इसको हमने बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड किया और टेम्परेचर को जब हमने लो किया तो जब ये जो CO2 था ना, ये सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो, अभी सॉलिड CO2 का उपयोग कहाँ होता है सर, आपने देखा होगा जैसे कहीं पार्टी वार्टियों में ये धुआं धुआं हो जाती है ना चीज़ें, वो यही वाला सॉलिड CO2 है ना। खाने को, सब्जियों को अच्छे से मतलब सेफ रखने के लिए सॉलिड CO2 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा, ठीक है। डॉक्टर लोग इसको भाई साहब यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कोई बॉडी या फिर कोई मृत व्यक्ति होता है, उसकी बॉडी को थोड़ा मतलब प्रिजर्व करने के लिए, है ना, सॉलिड CO2 का यूज़ होता है। ये ठंडा होता है भाई, बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो गैस है सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो गई। अब ये सॉलिड CO2 मतलब एक समझ लीजिए बर्फ की तरह होता है। किसकी तरह होता है सर, एक बर्फ की तरह होता है, राइट। अब सॉलिड CO2 हाई प्रेशराइज्ड में है, अभी कौन सी सिचुएशन में, ये बहुत हाईली प्रेशराइज्ड सिचुएशन में। अब जैसे हमने इसको सर नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रेशर पे लेके आया, और नॉर्मल प्रेशर क्या है सर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि अभी जहाँ जो वायुमंडलीय दाब है, जैसे जिस सिचुएशन में हम लोग रहते हैं, हम जिस प्रेशर को फील करते हैं, वो कितना प्रेशर है सर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम सॉलिड CO2 को नॉर्मल प्रेशर में लेके आए, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेके आए, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि सर ये जो सॉलिड CO2 यानी कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है ना सर, ये जो सॉलिड CO2 का जो बर्फ़ का टुकड़ा है ना, एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। काहे में, एकदम से वेपर में, बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब इसने गीलापन कुछ महसूस ही नहीं किया, कुछ लिक्विड विक्विड बनाया ही नहीं, सीधे सॉलिड से वेपर में। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं सर, सब्लिमेशन। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं सर, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, राइट। अब ये क्या हो गया हमारा, कि जो सॉलिड था, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ड्राई आइस, इसको हम क्या बोलते हैं सर, शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एकदम से सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो सॉलिड CO2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात कही गई है। अब आगे हम बात करते हैं सर अवस्था में परिवर्तन। इसकी अवस्था में जब हम परिवर्तन करते हैं तो अलग अलग प्रोसीजर से गुजरते हैं सर। जैसे सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में जा रही है तो क्या हम उसे क्या कहते हैं सर, उसे हम बोलते हैं संलग्न, संलग्न मेल्टिंग, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं फ्यूज़न। क्या नाम से जानते हैं सर, फ्यूज़न। तो इसको हम फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन यानी जमना। अब जैसे आपने देखा होगा सर, बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा क्या होता है, जब आप इसको हीट देते हो तो क्या होता है सर, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये पिघलना चालू होता है ना, पिघलना चालू होता है, जिसको हम पिघलना बोलते हैं या संलग्न बोलते हैं। और वो पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट में पिघलता है और लिक्विड हो जाता है। अब जो वाटर का, सॉरी, जो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब हम बर्फ़ को और हीट करते हैं तो सर ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद वो पिघलना चालू कर देता है, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बर्फ़ क्या होगा, पिघलना चालू कर देगा। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न। क्या कहते हैं सर, फ्यूज़न कहते हैं, या इसको मेल्टिंग बोलते हैं, या इसको संलग्न के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाती है, लिक्विड से सॉलिड में जाने का मतलब क्या है, अब मान लो आपके पास क्या है सर, वाटर है। अब वाटर है, अब वाटर को आपको ठोस में जाना है सर, वाटर को आपको ठोस में लेके जाना है, सॉलिड में लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जब आप इसका टेम्परेचर को कम करोगे, किसी लिक्विड को आप उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे आप उसको लेके जाओगे, है ना। जब फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जाओगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सर, उस फ्रीजिंग पॉइंट से जब आप उसको ठंडा करोगे तो सॉलिड में चला जाएगा। जैसे आप फ्रिज में आप बर्फ़ रखते हो, राइट। तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर जमना। इसके एग्जांपल की जैसे बात करूँ, रक्त का थक्का जमना क्या है सर, ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिडिफिकेशन का उदाहरण है ना। जैसे पानी से बर्फ़ बन जाना, ये क्या है, सॉलिडिफिकेशन का उदाहरण है ना। उसी तरीके से हमने मेल्टिंग का देख लिया सर, ठोस सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तो ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं।
अब उसके बाद में कोई चीज़ है जैसे तरल अवस्था में, जैसे आप वाटर को ही ले लो। सर तरल अवस्था में अगर वो वाटर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो जब वाटर क्या होता है, जब इसको हम हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तो सर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है किसके वाटर का, जो कि कितना होता है सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम किसी वाटर को हीट करते हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, जब उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका तापमान को अगर हम और इंक्रीज करते हैं तो सर जो वाटर होता है ना वो वेपर में यानी गैस में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। किसमें? गैस में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? वाष्पीकरण। याद रखना ये वाली जो प्रोसेस है ना ये इसको दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो वाष्पीकरण है ये लिक्विड से गैस को दर्शा रहा है। अब फिर क्या होता है सर, जो गैस के पार्टिकल होते हैं और गैस के पार्टिकल क्या होता है उसको जब हम ठंडे करते हैं, है ना, गैस के पार्टिकल को जब उसका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं और उसको टेम्परेचर डाउन करने के बाद हम ये देखते हैं कि सर वो जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इन दोनों के एग्जांपल समझाता हूँ मैं। कंडेंसेशन आपने देखा होगा क्या? कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का उदाहरण है। गैस से द्रव्य में जाना कंडेंसेशन है। जैसे आपने देखा होगा सर कि जैसे कि क्या होता है कि मान के चलो जो हमारा कंडेंसेशन की प्रोसेस में जैसे जो वर्षा होती है सर, क्या होता है सर? वर्षा, राइट, वर्षा होती है। क्या होता है कि गैस में ना, बादलों में ना वेपर होते हैं, वो जल वाष्प की मात्रा होती है ना, जल वाष्प की मात्रा। अब वो जल वाष्प पहली बात कैसे बना सर? वो पहले पानी था, पानी को हमने हीट किया, हीट करने के बाद में सर वो पानी जल वाष्प बना। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो जल वाष्प बना। अब बादलों में जो है कई सारे जल वाष्प की मात्रा है। अब क्या होगा, जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा, है ना, जब एटमॉस्फेयर में या फिर बादलों में जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो वही जल वाष्प किस में कन्वर्ट होंगे? फिर से सर, फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे। और जब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे तो सर वो नीचे गिरेंगे वर्षा के रूप में। तो हम यहाँ पे जो संघनन की प्रोसेस बोलते हैं सर, संघनन की प्रोसेस में जो जलवाष्प है ना वो जलवाष्प वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब सर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसी को हम संघनन या फिर कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। एंड लिक्विड से गैस में अगर कोई चीज़ आ रही है, लिक्विड तरल से गैस में, आपने देखा होगा तालाबों में, देखा होगा अपने घर में, आप ऐसे पानी डाल देते हो बाहर और थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि सर पानी तो गायब हो गया, उड़ गया, तालाब का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सर कहाँ जा रहा है सर? वो वेपराइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है यानी कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्रोसेस को जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। मैंने आपको सबकी के यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दे दिया मेरे भाई, 4 एग्जाम्पल दे दिया। अब क्या होता है, गैस पार्टिकल है। गैस पार्टिकल जैसे कि वही हम बादल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसको ले लेते हैं सर, वो भी गैस पार्टिकल है। तो जो जलवाष्प की मात्रा है ना भाई बादलों में, तो वो क्या होता है, एकदम से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई साहब, एकदम से। ठीक है, गैस थे, गैस से सॉलिड में, बिना लिक्विड में जाए सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। जब ऐसी सिचुएशन या ऐसी अवस्था आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? डिपोजिशन बोलते हैं, यानी निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिपोजिशन या निक्षेपण। आपने पाला पाला पड़ना बोलते हैं जिसको आपने देखा होगा, है ना, जैसे मूवियों में देखा होगा सर, ऐसे हीरो खिड़की खोलता है और जैसे खिड़की खोलता है तो बर्फ़ गिरी रहती है ना, खिड़की में बर्फ़ लगी रहती है, पाला जैसे छोटे छोटे ऐसे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, मतलब बर्फ़ टाइप की चीज़ें, है ना, तो वो सुबह सुबह पाला गिरना। या फिर आपने देखा होगा सर पेड़ के पत्तों में जो मतलब जो छोटे छोटे बर्फ़ जैसा है ना, उसी को पाला बोलते हैं। एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसको, और क्या एक और 2 नाम से जानते हैं। वो ठंडे इलाकों में जो, ठंडे इलाके में जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन का क्या है सर? एक प्रकार है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सर कोई चीज़ अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो अपनी गैस स्टेट में आ जाती है। जैसे मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल दिया था, जैसे बहुत सारे नहीं अभी दूंगा। जैसे सॉलिड CO2 का मैंने एग्जांपल दिया था। सॉलिड CO2 जैसे सॉलिड में था और एकदम से उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेके आ रहे हैं तो वो एकदम से कहाँ चेंज हो जा रहा है सर? वो एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, वेपर में कन्वर्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? सॉलिडिफिकेशन, सॉरी ये सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं सर? सब्लिमेशन। इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि आप ये NCERT उदाहरण भाई इनको याद रखना। अमोनियम क्लोराइड हो गया, राइट, अमोनियम क्लोराइड, ये सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेफ्थलीन की गोली आपने देखा होगा, है ना, आयोडीन। नेफ्थलीन की गोली जैसे होता है नहीं भाई, कपड़ों में रखते हैं अपन, है ना, कहीं कपड़ों में कीड़े ना लग जाए करके नेफ्थलीन की गोली रखते हैं, वो हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सब भाई साहब जो है
सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। और धीरे धीरे जो है ये भाई साहब सॉलिड से काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक प्रोसेस जैसे हमने बात की सर प्लाज्मा वाली, ठीक है, क्या होता है जब हम गैस को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको हीट करते हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करते हैं तो सर गैस जो है ना आयोनाइज हो जाती है, मतलब प्लाज्मा अवस्था में चली जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, आयोनाइजेशन। और इस आयोनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा हीट होकर के प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। अब उसका रिवर्स अगर हम करेंगे, अगर कोई चीज़ प्लाज्मा अवस्था में है ना, कोई चीज़ अगर प्लाज्मा अवस्था में है और उसको काहे में कन्वर्ट होना है सर, उसको गैस में कन्वर्ट होना है, तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। और प्लाज्मा से गैस में आने के लिए आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अवस्था आई है तो ये अवस्था को वापस आने में टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। अब ये वाला जो मैटर है ये मिसिंग हो गया, गलत तरीके से छप गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना समझ लो कि ये सारी सारी प्रोसीजर है, इसके इनके ये नाम होते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आगे हम बढ़ते हैं लेटेंट हीट के बारे में। सर लेटेंट हीट क्या होती है? तो देखो लेटेंट हीट को समझने के लिए ना मैं आपको एक और प्रकार की हीट बताता हूँ, और वो कौन सी हीट है, सेंसिबल हीट, ठीक है। एक लेटेंट हीट होती है और एक सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, गुप्त ऊष्मा, क्या बोलते हैं सर, गुप्त ऊष्मा। और सेंसिबल हीट को हम क्या बोलते हैं, संवेदनशील ऊष्मा। अब मैं यहाँ पे दोनों के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं सर सेंसिबल हीट, ठीक है, पूरा लिख दो, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, राइट। और एक हमारी कौन सी होती है, लेटेंट हीट। तो अभी हम सेंसिबल हीट को समझते हैं, लेटेंट हीट को हम थोड़ी देर से समझेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सर सेंसिबल हीट क्या होती है। देखो क्या होता है कि आपके पास में ना सर क्या है, मान लो एक कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है सर, वाटर रखा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये मान के चल लो कि अभी नॉर्मल टेम्परेचर में यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सर ये वाटर रखा हुआ है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने यहाँ पे क्या दिया सर, हीट दिया यानी कि उष्मा दिया। जब आपने यहाँ पे उष्मा दिया तो ये वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया सर, मान के चलो 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। तो क्या हुआ यहाँ पे सर, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, कितने डिग्री का सर, 25 डिग्री टेम्परेचर का जो है सर इंक्रीमेंट हुआ। और हमने क्या दिया था, उष्मा। तो ऐसी उष्मा ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसी उष्मा जिसके वजह से किसी पदार्थ में तापमान में परिवर्तन हो, या दी जाने वाली उष्मा के कारण अगर उसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो या उसका टेम्परेचर में कमी हो, है ना, टेम्परेचर या तो बढ़े या टेम्परेचर या तो घटे, तो ऐसी उष्मा को हम कौन सी उष्मा बोलते हैं सर, ऐसी उष्मा को हम संवेदनशील उष्मा यानी कि सेंसिबल हीट बोलते हैं। बहुत सिंपल सा भाई, बहुत सिंपल है, सेंसिबल हीट समझना बहुत आसान है, राइट। जैसे मान के चलो एक आयरन है, एक मतलब आयरन में हाँ एक लोहे की अपनी क्या है, रॉड है। आपने इसको क्या किया, हीट दिया पहले ये मान के चलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब आपने इसको हीट दिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद में सर ये किस अवस्था, मतलब इसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने क्या दिया था इसको सर, उष्मा दी थी ना, हीट यानी कि उष्मा, इसको हम क्यों बोलते हैं। अगर आपने इसको उष्मा दी थी तो सर ये उष्मा कैसी उष्मा कहलाएगी सर, इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है, पहले इसका कुछ और था इनिशियली और फाइनली इसका टेम्परेचर कुछ और हो गया, तो उष्मा हमने बढ़ा दिया करके इसका टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ। तो ये जो दी जाने वाली उष्मा है इसको हम बोलते हैं सर सेंसिबल हीट। ये वाली पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आप लेटेंट हीट भी इजीली समझ जाओगे। अब लेटेंट हीट क्या होता है अब उसको समझो। जैसे देखो मेरे प्यारे मित्रों, लेटेंट हीट क्या है, आपके पास में क्या रखा हुआ है सर, एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, राइट, एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है जो कि कितने डिग्री पे है सर, -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपने क्या किया सर, यहाँ पे इसको गर्म किया, मतलब इसको उष्मा दी। मैं क्यों लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ जाओ कि मैंने इसको क्या दी सर, उष्मा दिया। जब मैं इसको उष्मा दूंगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से सपोज करो कि ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मान के चल लो कि ये आ गया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, अगर कोई चीज़ -25 से 0 में जा रही तो बढ़ रही है कि घट रही है, आप बताओ भाई, मैथ्स का सवाल है ये केमिस्ट्री का नहीं है। अगर कोई चीज़ -25 से 0 में जा रही है तो बढ़ रही है या घट रही है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि चीज़ कैसी हो रही है सर, बढ़ रही है। तो मैंने यहाँ पे उष्मा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ा, -25 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब टेम्परेचर बढ़ा तो इस दी जाने वाली उष्मा को मैं कौन सी उष्मा बोलूँगा सर,
संवेदनशील ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीट बोलूँगा। ये क्लियर है? मेरे बातों को पकड़ो भाई, यहाँ ना समझो इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ। जो यहाँ पे जो दी जाने वाली ऊष्मा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंसिबल हीट बोल रहे हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़े, तो हमने देखा सर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी बर्फ में है। क्या है सर? ये आइस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है। सर यहाँ पे मैंने देखा सर, यहाँ पे क्या हो गया सर? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट? 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया सर? ये वाटर हो गया। क्योंकि बर्फ के बाद क्या बनेगा? वाटर ही तो बनेगा ना, राइट? बर्फ के बाद क्या बना? वाटर बना। लेकिन यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताओ, ये बर्फ को वाटर में परिवर्तित करने के लिए क्या ये अपने आप बर्फ वाटर में परिवर्तित हो जाएगा, या मुझे इसको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी? सर इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। आपने इसको क्या किया सर? कुछ हीट दिया। क्या दिया सर? कुछ हीट दिया, नहीं ऊष्मा दिया। और आपने ये देखा कि सर इस बार जब मैंने इसको ऊष्मा दिया ना, इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अभी भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे है। मैंने जब इसको ऊष्मा दिया ना, तो मैंने ये देखा सर, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब बर्फ अवस्था में था तब मैंने मेज़र किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और जब ये पानी में बदल गया और अभी भी देख रहा हूँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसका मतलब सर जो मैं इसको ऊष्मा दे रहा हूँ वो ऊष्मा गई कहाँ? सर ऊष्मा कहीं और नहीं गई, बल्कि इसकी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो है उपयोग हो गई। मतलब सर ये पहले सॉलिड स्टेट में था, अब ये सॉलिड से कौन सी स्टेट में चला गया सर? कौन सी अवस्था में चला गया? लिक्विड में चला गया। तो ऐसी ऊष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित करे, अवस्था में, अवस्था भाई सब देख लेना, लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? पेन बड़ी गजब है यार ये। ओके, अवस्था। देखो अवस्था, अवस्था, अवस्था में परिवर्तन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दी जाने वाली ऊष्मा किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है तो उस ऊष्मा को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। समझ में आई? अब क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कि अब वाटर में कन्वर्ट हो गया, अभी इसका टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैंने इसको फिर से मान के चलो यहाँ पे फिर से इसको हीट दिया, ये वाटर को फिर से मैंने गर्म करने के लिए फिर हीट दिया। तो हीट देने के बाद में सर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है ना सर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में। अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी टेम्परेचर बढ़ा। देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीमेंट, मतलब ये अभी जो ऊष्मा दिया मैंने, ये कौन सी ऊष्मा है? सेंसिबल हीट है। अब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर यानी कि जल वाष्प में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, तो सर वो जो है अपना, वो जो दी जाने वाली जो इसमें ऊष्मा होगी, इस दौरान हम जब उसको ऊष्मा देंगे तो सर वो ऊष्मा कौन सी ऊष्मा कहेगी? लेटेंट हीट कहलाएगी। आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे देखो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें गिचड़ी पिचड़ हो गई, लेकिन जो मैंने बातें समझाया हूँ वो बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? भाई अगर ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो बताना मुझे। मैं आप लोगों के लिए अगली बार से जो है पीपीटी में थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्टिव चीज़ें थोड़ा सा लिख करके लेकर के आऊँगा। क्योंकि होता ये, मैंने ये सोचा है कि आप जितना कम ज़्यादा देखोगे ना, जितना कम लिखा हुआ रहेगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को मतलब रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत सारा भाई लंबी लंबी थ्योरी लिखी रहती है, आप पढ़ने में पढ़ते ही रह जाते हो, और कहीं वो थियरी समझ नहीं आई वहीं फंस के रह जाते हो। तो मैं नहीं चाहता कि वैसा आपके साथ हो। आपको मैं जितनी बातें हो सके ना वो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली समझा सकूँ, और आप कम से कम कंटेंट को पढ़ के सारी की सारी चीज़ों को समझ सके, बस मैं इतना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई? बस ये एक ठुला लाइन को समझने के लिए। अब ये सारी की सारी बातों को सर सब लोग क्या करते हैं, लिख लिख के दे देते हैं, भाई तुम पढ़ते रहना फिर। नहीं, मैं वो नहीं चाहता यार कि तुम लिख के रखो इनको, मैं चाहता हूँ समझो इन चीज़ों को, ठीक है? तो अभी मैंने इन सब बातें क्या बताई? मैंने वही बताई कि सर किसी पदार्थ की अगर आप भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हो, उसके लिए जो जो ऊष्मा आप देते हो ना सर, उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं सर? उस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या लिखा है? किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा उपयोग की जाती है उसी को हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए हमने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया तो उसको सेंसिबल हीट बोलेंगे। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से
100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जब हम उसको उष्मा देंगे तो सर वो उष्मा उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देगा, उसकी भौतिक स्वरूप को बदल देगा। तो इसीलिए वो दी जाने वाली उष्मा को हम बोलते हैं सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वाटर होता है, लेटेंट हीट ऑफ मतलब हमारा जो है सॉलिड होता है, या फिर हम आइस बोलते हैं। तो ऐसा हम अलग अलग तरीके से जो है इनको जानते हैं। अब क्या होता है सर, ये हीट जो है, हीट की एसआई इकाई आपको मालूम है सर? हीट यानी कि उष्मा, हीट को यानी कि उष्मा को हम किस में मेज़र करते हैं? क्यू में। किस में करते हैं? क्यू में। और इसकी जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है ना? ऊर्जा के कई प्रकार के रूप होते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा, है ना? पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्या है? ऊर्जा। तो अलग अलग ऊर्जा, हीट थर्मल एनर्जी, तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। तो ये सभी ऊर्जा, ये जितनी भी ऊर्जा है ना, जितनी भी एनर्जी है ना सर, ये इनको किस में मेज़र करते हैं सर? इनको जूल में मेज़र करते हैं। काय में? जूल में मेज़र करते हैं। तो आप हीट का तो जो यहाँ क्यू, इसका जो उष्मा है सर, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक है जूल। जैसे ये मेरे पास में क्या है सर? उष्मा। इसके एसआई मात्रक की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या है? जूल। राइट। अभी क्या है सर, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? एम जो है मास यानी कि द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एल जो है, एल यानी कि लेटेंट हीट। क्या होगी? लेटेंट हीट। राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे एल का मतलब लेटेंट हीट हो गया, मास का मतलब जो हो गया द्रव्यमान हो गया, और क्यू का मतलब हो गया उष्मा। अभी क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सर 1 किलोग्राम पदार्थ को, 1 किलोग्राम पदार्थ को जब हम उष्मा देते हैं, या फिर रुको ऐसे समझो, मैं 1 मिनट यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। आपको लेटेंट हीट निकालना है ना, तो लेटेंट हीट क्या होती है सर? लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट, इसको एल बराबर क्यू अपॉन में एम करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए दी जाने वाली उष्मा 1 किलोग्राम, ये क्या पदार्थ है? तो जैसे मैंने एक इकाई किलोग्राम या एक इकाई पदार्थ को बदलने के लिए, एक इकाई पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो हम जो उष्मा उसको देते हैं, जो हीट हम उसको देते हैं सर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ में आई बात? अब इसमें लेटेंट हीट की एसआई मात्रा क्या होती है सर? क्यू अपॉन में एम। अब मैंने अभी बताया आपको, क्यू यानी कि उष्मा, उष्मा की एसआई मात्रा क्या होता है उष्मा का? तो वो होता है जूल। और जो मास यानी द्रव्यमान का क्या होता है सर? किलोग्राम। तो एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? जूल पर किलोग्राम। अगर हम इसको सीजीएस में बात करेंगे तो सर, इसी को हम काय में मेज़र करते हैं? उष्मा को, उसको कैलोरी में मेज़र करते हैं। और मास को सर ग्राम में मेज़र करते हैं। राइट। ये समझ में आई आपको बात? आगे बढ़े, हम आगे देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब हम आगे आगे हो गया, आगे की बातें हम कल पढ़ेंगे भाई। इसमें हम देखेंगे वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा भाई साहब, ये काम करते हैं ना, ये हमारा 2 स्लाइड है ना, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको आगे फिर जो है मतलब हमारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। वैसे टाइम तो हो गया है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन की बात करेंगे सर। इवेपोरेशन सबसे पहले क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। इवेपोरेशन, राइट सर, यहाँ पे समझो, 1 सेकेंड मेरे प्यारे भाई। अरे यार, ये कैसे हो गया? ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे सर इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब सबसे पहली बात, ये वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है सर? इवेपोरेशन ये समझ लो कि एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, यानी कि एक सतही घटना होती है सर, सतही घटना। अब ये सतही घटना कैसे होती है सर? मान के चलो आपने कहीं एक बाल्टी पानी अपने घर के बाहर फेंक दिया,
और आपने देखा कि थोड़ी देर बाद में वो पानी वहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो पानी गायब हो गया। सर वो पानी गया कहाँ? सर वो पानी जो है ना, वो धीरे 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 वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ गया, गायब हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। जैसे मैंने अभी जब आप बताया था शुरू में प्रोसीजर के बारे में, क्या कि जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम ई वेपोराइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे पानी जो है इवेपोरेट हो गया। मतलब पानी कैसा हो गया सर? वाष्पीकृत हो गया, यानी इवेपोरेट हो गया। अच्छा, तो ये वाष्पीकृत तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर कौन से वो फैक्टर है जो इस दर को, ये वाष्पीकृत होने की दर को मेजर करते हैं या डिफाइन करते हैं? तो हम उस कुछ 4-5 फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला सर, सतही क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया। जैसे मान के चलो आपके पास में एक एक प्लेट में पानी रखा हुआ है और एक गिलास में पानी रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है? आप अपने अपने सेंस से बताओ। ये एक गिलास में पानी रखा है, अब अपने हिसाब से बताओ सर, किसका पानी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा? इस प्लेट का होगा या गिलास का होगा? सर आप बोलोगे प्लेट का होगा। क्यों? क्योंकि सर इसका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो जो इसके जो ऊपर की जो मतलब जैसे वाटर है, क्या देखो यहाँ पे समझो बात को, वेपोराइजेशन क्या होता है? ये जैसे हमारा लिक्विड है, तो सर वेपोराइजेशन में क्या होता है? सर जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा ये ऊपर वाले जो लेयर होती है समझ लो वाटर की, जो यहाँ पे छोटे 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 जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सर वो क्या करते हैं सर? हीट को रिसीव करते हैं। जब वो ऊष्मा को रिसीव करते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे जो है वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो है वेपर में कन्वर्ट हो। देखो, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है हमारा, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वाली चीज़ को। लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये एक सरफेस फिनोमिना होती है। यहाँ पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस वाले, जो सरफेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वो हीट को प्राप्त करते हैं, यानी ऊष्मा को प्राप्त करते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल या वाटर के जो पार्टिकल होंगे वो सतही क्षेत्र में आपको मिलेंगे, है ना। कम एरिया होगा तो थोड़े ही पार्टिकल जो है आपको सतही क्षेत्र पे मिलेंगे। अब ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा पार्टिकल जो है सतही क्षेत्र पे मिलने के कारण जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है, जो पानी जो है वो वाष्प में ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। तो पहली चीज़ हम यह देख लेते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सिंपल भाई साहब, जो कपड़े को हम फैला के सुखाते हैं, इसी कारण सुखाते हैं कि अगर कपड़ा फैल करके सूखेगा तो जो कपड़े में जो नमी है वो जल्दी से जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कपड़ा सूख जाएगा। दूसरा सर, दूसरे हम देखते हैं टेम्परेचर। भाई साहब टेम्परेचर, अब सिंपल सा लॉजिक लगा लो। टेम्परेचर क्या 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 लॉजिक है? आप गर्मी में या फिर मान लो कि चलो आप सर्दियों में या फिर बरसात में जो कपड़े को सुखाते हैं, टेम्परेचर उस समय थोड़ा लो होता है। अब सिंपल सा सोचो कि जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं या फिर जो कपड़े हैं वो मतलब धीरे सूखते हैं? सर आप बोलोगे ठंडी और सर्दियों में कपड़े थोड़े स्लो सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से क्या होता है सर? वेपोराइजेशन की प्रोसीजर फास्ट होती है, यानी कपड़े जल्दी सूखते हैं। कपड़े का जल्दी सूखना मतलब सर वेपोराइजेशन कितने जल्दी हो रहा है या कितने स्लो हो रहा है? जैसे अगर सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वेपोराइजेशन की प्रोसीजर फास्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ निकले, तो भाई कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे, यानी कि वेपोराइजेशन की प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो वाष्पीकरण तेज़ हो जाता है। कैसे सर? तापमान के बढ़ने पर जो है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे मैंने आपसे बताया था, जब भी मैंने डिस्कस किया था, जैसे आप उसको किसी की भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो या फिर आप उसका तापमान को बढ़ाते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसका गति बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी सर, जो वेपर के पार्टिकल है वो जल्दी 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 भगेंगे, और जब जल्दी जल्दी भगेंगे तो उसके जो पार्टिकल है वो जल्दी सुखाएंगे कपड़े को। तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे वेपोराइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। दूसरा, आर्द्रता में कमी। पहली बात तो आर्द्रता क्या होती है उसको समझो। तो आर्द्रता सर ये जो है ना, एयर में जल वाष्प की मात्रा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जब बरसात के दिनों में आप देखते हो कि सर एयर में ना जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन शुष्क दिनों में यानी कि गर्मियों के दिनों में जो है एयर में जलवाष्प की मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर वो जो जलवाष्प होता है वो ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर उसका ज़्यादा होने के कारण वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण सर वो ऊपर चले जाते हैं, यानी बादलों में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो हम देखते हैं यहाँ पे आर्द्रता में यदि कमी होती है, कहने का मतलब क्या है? अब देखो बरसात के दिनों में जलवाष्प में ऑलरेडी बहुत मतलब एयर में जो है जलवाष्प की मात्रा बहुत
बहुत ज़्यादा होती है। अब मात्रा ज़्यादा होने के कारण अगर आपको पसीना आ रहा है तो वो पसीना जो है जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो पाता, जल्दी से सूख नहीं पाता। किस दिनों में? बरसात के दिनों में। लेकिन गर्मियों के दिनों में वही पसीना जो है जल्दी से मतलब वेपोरेट हो जाता है, यानी कि जल्दी से सूख जाता है। कहने का मतलब है कि वो लिक्विड अवस्था में था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है सर? गर्मियों में। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि गर्मियों में जलवाष्प की मात्रा जो है कम होती है। किसमें? वायु में। और बरसात में अगर हम देखें तो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। कब? बरसात में। तो इसीलिए जो है अगर आर्द्रता में कमी है, आर्द्रता में कमी मतलब अगर जलवाष्प में एयर में यदि हम गैस के पार्टिकल या फिर वाटर के पार्टिकल हम देखें तो वो जब कम होते हैं तो जलवाष्प मतलब वेपोराइजेशन की प्रोसीजर फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो वायु में जलवाष्प कम होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। आगे हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे क्या होता है वाष्पीकरण का शीतलता प्रभाव। अब हम जैसे देखेंगे सर जहाँ जहाँ भी वेपोराइजेशन की प्रोसीजर होती है हम एक चीज़ महसूस करते हैं कि सर हमको ठंडक महसूस होती है। जैसे आप हाथ में जब मान के चलो पेट्रोल गिराते हो, है ना, पेट्रोल जब हाथ में गिराते हो तो सर हमको कुछ ऐसा ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है अभी समझते हैं उसके बारे में। ठीक है, एक और पॉइंट आप समझ लो, ई वेपोराइजेशन मतलब वेपोराइजेशन के जो एक फैक्टर होता है कि सर वो उसकी मतलब दर है वो तेज़ होगी या स्लो होगी। एक फैक्टर ये भी है कि सर अगर विंड तेज़ है मतलब हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो जो हवा है, जो एयर है, वो इस जलवाष्प के पार्टिकल को उड़ा ले जाएगी अपने साथ। अब जितनी जल्दी उड़ा के लेके चले जाएगी सर उतने जल्दी कपड़े सूखेंगे। वैसे ही आपने देखा होगा सर जब गर्मी के साथ साथ जब थोड़ी तेज़ हवाएं चलती है तो कपड़े और भी जल्दी सूख जाते हैं। राइट, तो ये सब फैक्टर है जिनके वजह से हम ये देखते हैं कि जलवाष्प यानी कि जो वेपोराइजेशन की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब छत पर पानी छिड़कना, आपने गर्मियों में देखा होगा, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण का शीतलता प्रभाव। ठीक है, अब ये वाष्पीकरण का शीतलता प्रभाव क्या होता है, इसका मतलब क्या है? आप धूप निकलती है, धूप में आपको गर्मी लगती है। अब गर्मी लगी है आपको बहुत तेज, तो आपने क्या किया सर, एक बाल्टी लेकर के आया और अपने सराउंडिंग में आजू बाजू पूरा पानी छींच दिया, सोचे थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा। होता है इससे माहौल थोड़ा ठंडा होता है। क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? आपने कभी इसको जानने का प्रयास किया? मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये आपके घर के आजू बाजू अपने जो है वाटर ड्रॉपलेट या फिर आपने एक बाल्टा पानी जो है मान के चलो ऐसे बहा दिया। अब थोड़ी देर में क्या होगा सर, ये जो यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड में बोले तो वाटर के जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, सराउंडिंग की ऊष्मा को प्राप्त करेंगे। राइट, सराउंडिंग की ऊष्मा को प्राप्त करेंगे। अब सराउंडिंग की ऊष्मा कहाँ गई सर? ये वाटर ने ना अपने अंदर मतलब जो है अवशोषित कर लिया और वाटर खुद को चेंज कर लिया काय में सर, वेपर में। मतलब वाटर ने सराउंडिंग की ऊष्मा को लिया और खुद में लगा दिया, भाई मैं तो परिवर्तन करने चला अपनी अवस्था में। तो जो सराउंडिंग की ऊष्मा थी वो कहाँ गई? अवस्था में परिवर्तन करने के लिए चली गई। तो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सराउंडिंग की जो ऊष्मा थी वो किसने ले ली? वो तो वाटर पार्टिकल ने ले ली, जलवाष्प ने ले लिया। तो सराउंडिंग में ऊष्मा कम हुई मतलब टेम्परेचर कम हुआ। तो यही बात है, जो स्प्रिंकलिंग वाटर या छत पर पानी छिड़कना जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। मैंने बताया ना वो क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। मतलब गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। जैसे कि वो क्या हो रही है, जो आजू सराउंडिंग की जो हीट को अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, जब अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी जाने वाली कोई भी ऊष्मा कैसी होती है, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा होती है। ये कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़े। सर एसीटोन और जो नेल पॉलिश क्या होता है सर, ये रिमूवर जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जो नाखूनों में जो लड़कियां पॉलिश लगाती है ना सर, उसको रिमूव करने के लिए सर एक नेल पॉलिश रिमूवर होता है। ठीक है, एक लिक्विड होता है, उसको जैसे आप लगाते हो ना, या फिर इसके स्थान पे जनरल एक पेट्रोल समझ लो, जैसे पेट्रोल आपके हाथ में जब आता है ना तो आपको बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। वैसे ही नेल पॉलिश रिमूवर और जो एसीटोन है ना सर, इनसे ना बहुत ठंडक महसूस होती है, बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्या करते हैं ये, जैसे पेट्रोल को समझ लेते हैं। जैसे पेट्रोल अपने हाथ में आता है तो पेट्रोल की जो वेपोराइजेशन की जो दर होती है, पेट्रोल की जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो फास्ट होती है। तो वो क्या करता है सर, वो पेट्रोल हमारे हाथों से हमारी स्किन से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है।
जब वो हमारे हाथों से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे हाथों की हीट गायब हो जाएगी, मतलब हीट वहाँ पे कम हो जाएगी, एकदम से कमी आ जाएगी ऊष्मा में। तो सर वो उस एरिया में हमको इसी वजह से ठंडा लगता है, क्योंकि वहाँ से हीट चली गई है, हीट गायब हो गई है, राइट। और ये होता है सर क्योंकि इनकी जो वेपोराइजेशन की जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो, मतलब सॉरी बहुत फास्ट होती है, जनरली वाटर से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। क्या बोल रहा है सर, ये हथेली से ऊर्जा को सोख कर वाष्पीकृत होता है, जिससे शीतलता महसूस होती है। मैंने आपको समझाया कि कैसे होती है। अब बर्फीले जल का गिलास आपने देखा होगा सर, ये बर्फीले जल या फिर आप बॉटल ठंडी ठंडी चिल्ड वाटर आप ले करके आते हो, और आप थोड़ी देर बाद देखते हो सर जो बॉटल है ना उसके आजू बाजू में ना पानी आ गया है। वो पानी आया कहाँ से? वो पानी आया कहाँ से? क्या कभी सोचा आपने कहाँ से पानी आया वो? मैं बताता हूँ भाई। क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा था, वेपोराइजेशन की प्रोसेस में जब ऊष्मा ज़्यादा मिलती है वाटर को, तो वो वाटर क्या होता है सर, अपने आप को जलवाष्प में कन्वर्ट कर लेता है, यानी वेपर में कन्वर्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, टेम्परेचर अधिक होने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम उसका उल्टा सोचे, अगर गैस में यदि वो जलवाष्प में अगर टेम्परेचर को कम कर दे, तो क्या वही गैस है ना, जो वही हमारा लिक्विड पार्ट सॉरी वो जो गैस पार्टिकल है, जलवाष्प की मात्रा है, क्या वो पानी में परिवर्तित नहीं होगी? क्या हो जाएगी। तो अभी जैसे मान लो हमारे सराउंडिंग में जो है हवा चल रही है, अब हवा में जो वाटर के जो पार्टिकल है यानी जलवाष्प की मात्रा मिक्सचर है, मिली हुई है। अब आपने क्या किया, एक बोतल खरीद के लाया चिल्ड वाली, अब उसको आपने रख दिया अपने सामने में। तो आपने थोड़ी देर बाद देखा कि सर सराउंडिंग की जो हवाएं हैं ना, वो हवाएं जब उस बोतल से टकराती है, तो अब हवा में क्या होता है, जलवाष्प। अब वो जलवाष्प किससे टकरा रहा है? बोतल से। जैसे बोतल से टकरा रहा है तो जलवाष्प को कैसा महसूस हो रहा है सर? टेम्परेचर डाउन वाला महसूस, मतलब टेम्परेचर उसका कम हो जा रहा है। अब जलवाष्प का टेम्परेचर जैसे बोतल से टकरा दी हवा, तो उसमें जो मौजूद जलवाष्प है पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल है, उनका टेम्परेचर डाउन होता है। डाउन होने के कारण क्या होता है सर, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं। इसलिए हमको समझ में आता है सर, वाटर के बाहर हम जो ढक्कन पूरा लगाया, वाटर के बाहर कहाँ से पानी आया? तो सर रीज़न ये रहता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला टॉपिक होगा जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें हम पढ़ेंगे सर प्योर मटेरियल क्या होता है, इम्प्योर मटेरियल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड। इन सब चीज़ों के बारे में भाई कल बेसिक से और बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्लीट देखना है यार, आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। अगर मेरे मतलब लेक्चर को आपने एक बार शांतिपूर्वक समझ लिया, और अगली बार जैसे आपको रिवीजन करना होगा ना भाई, तुरंत आ जाना, 2x की स्पीड में लगा लेना, फट 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 देख लेना। आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझना है, हो गया। ये सारे एग्जाम आपसे ना ईजिली क्रैक होंगे मेरे प्यारे दोस्त, ईजिली। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उतना करना है। अभी जैसे आपने मेरे से समझा सारी चीज़ें, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो आप जाना और जो मैटर टॉपिक लेना, मतलब पदार्थ वाला टॉपिक लेना, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। और उनको अटेम्प्ट करना और देखना कि आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद अपने से भाई एक लेक्चर देखे आपने पढ़े, अब जाओ और जाके कहीं से भी आप जो है मैटर टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट मेरा ठीक है कि नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। बाकी की चीज़ें अपन है जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी केमिकल क्लासिफिकेशन, आज हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, कल केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, जानेंगे कैसी होती क्या चीज़ें होती है। तो भाई अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो यार, चैनल को थोड़ा सा मुझे मतलब इंक्रीज़ कर दो, मतलब थोड़ा सा उसको सब्सक्राइबर्स है थोड़ा उसको बढ़ा दो। एटलीस्ट जो है थोड़ा सा लगे कि भाई चलो ठीक है सब्सक्राइबर हैं करके, है ना भाई। ये क्या 10-15 सब्सक्राइबर अभी मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भाई बढ़ा दो। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो मेरे दोस्तों। थैंक यू।